ये जो यात्रा शुरू हुई है ये किसी प्यार से नहीं हुई है, किसी आइडियोलॉजिकल प्यार से नहीं हुई है, कोई एक दिशा परिवर्तन से नहीं हुई है, मन परिवर्तन से नहीं हुई है, सोच परिवर्तन से नहीं हुई है। ये दो चीजों से हुई है, जिसको साम दाम दंड भेद कहते हैं। उसमें सबसे बड़ा होता है दाम और दंड, जहां तक इस सरकार का सवाल है। हर बार विपक्ष की सलामी की स्लाइस और बड़ी होती चली जा रही है। 2/3 हिस्सा काट करके आप स्लाइस ले जा रहे हैं। हम बल्कि ये कह रहे हैं कि कोई भी स्प्लिट कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा अब डिफेक्शन में। दल बदल यानी आप डिस्क्वालीफाई होंगे। सिर्फ वो एक रहेगा अपवाद कि आपकी राजनीतिक पार्टी एक किसी पार्टी में जा रही है, तो क्यों आपको हम दंडित करें? फैसला कौन लेगा? फैसला या तो लोकसभा के स्पीकर लेंगे, विधानसभा में हो रहा है तो विधानसभा के स्पीकर लेंगे, राज्यसभा में हो रहा है तो राज्यसभा के चेयरमैन लेंगे। तो वो पार्टी के विरुद्ध कभी गए हैं? कोई स्पीकर गया आज तक? कोई जा सकता है? भारतीय संदर्भ में क्या ये मजाक नहीं है सोचना कि वो स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से, आदर्शवाद रूप से देगा? नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। विपक्ष के सांसदों पर ऐसे लगता है जैसे कि एक प्रहार हुआ है। सांसदों पर या विपक्ष के ऊपर ही? मकसद इसके पीछे क्या है? इसके कई पहलू हैं और उन सारे पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी। डॉक्टर साहब 5th टर्म एमपी हैं, सिटिंग एमपी हैं, एमिनेंट जूरिस्ट हैं, चेयर हैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की ऑन लॉ, होम अफेयर्स एंड कॉमर्स। और इतना तारुफ कराने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि जो लोग जानते हैं उनको पता ही है कि डॉक्टर सिंघवी कौन है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, फॉर्मर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रह चुके हैं हिंदुस्तान के, नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं कांग्रेस पार्टी के, चेयर हैं कांग्रेस डिपार्टमेंट ऑन लॉ, ह्यूमन राइट्स, आरटीआई, ऑथर हैं, वेल नोन मीडिया फेस हैं। डॉक्टर सिंघवी, आपका डबल चेक में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने वार्म स्वागत का। डॉक्टर सिंघवी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सबसे पहले एक ओवरऑल आप पिक्चर दें कि आपकी रीडिंग क्या है। ये जो होना शुरू हुआ है, एकदम से लोगों का ये जो हृदय परिवर्तन हो रहा है, सो कॉल्ड, जो वो चल दिए सत्तारूढ़ दल की ओर, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये बात टीएमसी की भी हो सकती है, ये शिवसेना की भी हो सकती है, पहले कर्नाटक की हुई है, उससे पहले महाराष्ट्र की हुई है। ये कहानियां कई कई हैं। एक तरह से 1967 से इसको आयाराम गयाराम कल्चर कहा जा सकता है। लेकिन इसके जो व्यापक परिणाम हैं और जो इसके गणतंत्र पे दुष्परिणाम होते हैं, उनको समझना जरूरी है, बनस्पत इसके कि हम पहले टीएमसी की बात करें, पहले शिवसेना की बात करें। उस पे आएंगे, लेकिन जो इसका व्यापकता है वो ये क्या है? व्यापकता ये है कि ये गणतंत्र, लोकतंत्र, विश्व के सबसे बड़े, एक जमाने में सबसे प्रभावशाली गणतंत्र को नगण्य कर देता है। अगर इसको आप मान के चलते हैं तो जो समतल जमीन की बात होती है, गणतंत्र की मूल धारा, आधार होता है समतल जमीन, लेवल प्लेइंग फील्ड। उसको आप नगण्य कर देते हैं, नकार देते हैं, और उससे आप लोकतंत्र को खत्म कर देते हैं, कम से कम उस प्रदेश में, फिर दूसरे प्रदेश में, फिर तीसरे प्रदेश में, और फिर अखिल भारतीय स्तर पे। और वो एक प्रकार से जिसको हम मूल ढांचा कहते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर, उस पर भी आघात है। एक उदाहरण दूं मैं आपको, बड़ा दिलचस्प, जो शायद आपके दर्शकों ने सोचा नहीं होगा, लेकिन बड़ा एक दिलचस्प, मैं समझता हूँ मजाकिया कहना चाहिए। अगर वो इतना दुष्प्रभावित और इतना दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होता हमारे लोकतंत्र के लिए, तो बड़ा मजाकिया माना जाता उसको। अ, बंगाल में अगर ये मान्यता हो जाती है और जो चीजें मांगी जा रही हैं, जिसको आप कह सकते हैं रिबेल टीएमसी ग्रुप द्वारा, और ये स्थिरता आ जाती है उसके बाद, तो एक बड़ी विचित्र चित्र दिखेगा आपको वहां पर। चित्र क्या होगा कि सत्ता पक्ष बैठा है। सत्ता पक्ष के आप जानते हैं संसद में एक लीडर होते हैं, सत्ता पक्ष के एक मुख्यमंत्री होते हैं। नॉर्मली मुख्यमंत्री लीडर होते हैं उस सत्ता पक्ष के। उसके सामने असेंबली में, जैसे मैं बैठता हूँ राज्यसभा में, उसके सामने बैठता है विपक्ष। विपक्ष में पहली सीट मिलती है प्रतिपक्ष नेता को, नेता विपक्ष को। तो कौन होगा नेता विपक्ष? ये 60 लगभग जो एमएलए क्लेम कर रहे हैं, माननीय ऋतुव्रता जी होंगे, माननीय काकोली जी होंगी, नेता प्रतिपक्ष। और तीसरा जो होगा, एक गुट होगा, वो 18 लोगों का, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है। तो ये जो है, और अगर शायद ये सुनने में आ रहा है जो अभी शिवसेना में वो भी होता है, तो कहीं ना कहीं बाद में क्या प्रारूप होता है उस तरह का होगा। तो ये बात किसी पार्टी की नहीं है, ये एक उस सोच की है कि
साम दाम दंड भेद, और सबसे ज्यादा इसमें है दाम और दंड। देखिए पहले भी हुआ है, लोग कहते हैं आपने भी किया था, तो उसको तो अंग्रेजी में वॉटर बाउटरी कहा जाता है। अगर संकेत ने किया था तो सिंह भी करेगा तो सही नहीं होता है उससे। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात क्या है, पहले हुआ है, ये नहीं कि कभी किसी और सरकार में नहीं हुआ है, लेकिन मैं बड़े डंके की चोट कह सकता हूं बिना किसी विवाद के कि 80 साल या 78 साल जो हमारे लगभग हुए हैं गणतंत्र के, उसमें कभी भी किसी पार्टी ने, और मैं नॉन कांग्रेसी पार्टियों को शामिल कर रहा हूं, बीजेपी पार्टियों को मिला लीजिए, जनता दल को मिला लीजिए, इन दो दंड और दाम का दुष्प्रयोग या दुरुपयोग कभी भी नहीं किया उतने डिग्री में, उतनी स्कोप में जो आज हो रहा है। या तो आपको मैं दुरुपयोग करता हूं एजेंसीज का, आपको डराता हूं, धमकाता हूं, और उसका बड़ा सही स्पष्ट परिणाम आता है सामने, या मैं आपको प्रलोभन देता हूं। ये जो यात्रा शुरू हुई है ये किसी प्यार से नहीं हुई है, किसी आइडियोलॉजिकल प्यार से नहीं हुई है, कोई एक दिशा परिवर्तन से नहीं हुई है, मन परिवर्तन से नहीं हुई है, सोच परिवर्तन से नहीं हुई है, ये दो चीजों से हुई है, जिसको साम दाम दंड भेद कहते हैं। उसमें सबसे बड़ा होता है दाम और दंड, जहां तक इस सरकार का सवाल है। और इसको एक मैं समझता हूं कि अगर किसी विश्वविद्यालय में पीएचडी की डिग्री हो इस अ, कारनामे में, इस तरकीब में, तो वो इस सरकार की विश्वविद्यालय होगा। इससे बेहतर, सत्तारूढ़ पार्टी से बेहतर इसकी पीएचडी कोई आपको पढ़ा नहीं सकता। ये बहुत दुर्भाग्य की चीज है। और ये अगर ये अलाउ होता गया और हमारे कोर्ट कचहरी की आप जानते हैं क्या हालत है, ये चलता रहा और लोग बस बिजनेस एज यूजुअल मानते रहे और ये इस प्रकार के मजाकिया करते रहे, साहब हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो बैठे हुए देख रहे हैं, तो ये अंत में जाके अखिल भारतीय स्तर पे भारत के गणतंत्र को नगण्य करेगा। डॉक्टर सिंघवी, इसके कई पहलू हैं और हम चाहें तो ये इसको आप जैसे चीन के संदर्भ में कहा जाता है ना, बॉर्डर पे सलामी स्लाइसिंग, मैं तो इसको विपक्ष की सलामी स्लाइसिंग देख रहा हूं। ये है कि हर बार विपक्ष की सलामी की स्लाइस और बड़ी होती चली जा रही है, 2/3 हिस्सा काट करके आप स्लाइस ले जा रहे हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं इसके 3 अलग अलग पहलू, लीगल, मॉरल, पॉलिटिकल। आपने यहां पर पॉलिटिकल मकसद तो बता दिया कि दाम और दंड के भय से ये सारी चीजें हो रही हैं। देखिए, इससे पहले जब जब विपक्ष टूटा है तो एक शेड्यूल 10 के बारे में बात होती है और कानूनी रूप से ये कहा जाता है आप ये कर ही नहीं सकते। टीएमसी के केस में मैंने आपका एक बयान पढ़ा जो आपने एक एजेंसी को इंटरव्यू दिया था, जिसमें आपने इस बात का उल्लेख किया कि आप इस तरीके से नहीं, पूरी पार्टी को मर्ज होना पड़ेगा। लेकिन ये ना तो आपके केस में हुआ, ना ही टीएमसी के केस में हुआ है, और अब ये शिवसेना फिर टूटेगी तो इसमें क्या होगा मुझे तो नहीं। आपने 3 पहलुओं की बात की संकेत, जैसे भी आप चाहें जिस सीक्वेंस में ले सकते हैं, नैतिक ले सकते हैं पहले, राजनीतिक ले सकते हैं, लेकिन आपने कानूनी बात की तो मैं कानूनी भी पहले आता हूं, लेकिन नैतिक और राजनीतिक में भी आएंगे अपन। जहां तक कानूनी सवाल है, बड़ा एक सरल चीज है जो पूरा जगह मिथ्या प्रचार हो रहा है, कोई समझ नहीं पा रहा है और पूरे देश में ये भ्रम फैलाया जा रहा है। 10th शेड्यूल जिसमें संशोधन हुआ, स्प्लिट हट गया कई वर्ष पहले, उसके बाद जो बचा है सो कॉल्ड मर्जर जिसको कहते हैं, तल्लीन हो जाना एक को दूसरे में, वो एक प्रावधान में लिखा है। अब आप केस लॉ को भूल जाइए, आप वकील हैं ये भूल जाइए, आप आम आदमी की तरह अभी मेरे सामने अगर उठा लें संविधान, मेरे पास तो नहीं है, और आप पढ़ें उस क्लॉज को, तो उसमें बड़े स्पष्ट रूप से 2 कंडीशन लिखी हैं। इसके लिए कोई आपको कानूनी विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट ही यही है। टेक्स्ट बड़े स्पष्ट रूप में राजनीतिक पार्टी, जिसको उसमें कहा गया पॉलिटिकल पार्टी, और विधायिका पार्टी, लेजिस्लेचर पार्टी में फर्क किया गया है और लिखा गया है कि 2 कंडीशंस हैं, एक नहीं है। पिछले 2 महीने से, जब से ये आप एएपी का हुआ, उसके बाद टीएमसी का हुआ और अब शिवसेना का हो रहा है, सब लोग जो चाहते हैं मिथ्या प्रचार करना, वो आपको फैला रहे हैं कि एक ही कंडीशन है, विधायिका 2/3, 9 में से 6, व्हाटएवर, 28-29 में से 20 इत्यादि, और बात खत्म। ये है ही नहीं, प्रावधान ही नहीं है। प्रावधान में पहली बात समझना आवश्यक है कि इसमें 2 कंडीशंस हैं और वो दोनों साथ साथ, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्यूमुलेटिवली एंड कंजॉइंटली, उनको सुनिश्चित होना पड़ता है। तो एक कंडीशन है जो बाद में आती है, पहली कंडीशन को सब लोग भूल जाते हैं।
तो दूसरी बात, वो पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है कि देखिए, राजनीति में जो माँ होती है, जो ओरिजिनल माँ बाप होते हैं, वो होती है राजनीतिक पार्टी। मैं आज कांग्रेस का मेंबर हूं, मैं राज्यसभा का मेंबर नहीं हूं। प्राथमिक रूप से मैं कांग्रेस का मेंबर हूं। उसके बाद कांग्रेस के जरिए मैं विधायिका में राज्यसभा में आया हूं। तो जो बेसिक मूल पार्टी है वो राजनीतिक पार्टी है। तो इस प्रावधान का पहला जो वाक्य है वो कहता है कि उस राजनीतिक पार्टी को निर्णय करना चाहिए कि वो विलय करेंगी किसी और पार्टी के साथ, और वो दोनों पार्टी, राजनीतिक पार्टी ए और बी, विलय कर एक नई पार्टी बनाएंगे, या राजनीतिक पार्टी ए बी के अंदर चली जाएगी और नई पार्टी बन जाएगी। ये है पहला वाक्य। आप टेक्स्ट पढ़ लीजिए, कानून भूल जाइए, उच्चतम न्यायालय के निर्णय भूल जाइए। तो ये निर्णय आपको पहले दिखाना पड़ेगा कि टीएमसी, जो वास्तव में टीएमसी है, उस पार्टी ने बैठ के इस मीटिंग में ये निर्णय किया कि हम विलय करेंगे एक बहुत बड़ी, बहुत जबरदस्त पार्टी जिसका नाम है एनसीपीआई के साथ। वो निर्णय कहाँ है? मैंने तो कभी देखा नहीं। खैर, मैंने तो सुना भी नहीं था एनसीपीआई के बारे में, शायद इग्नोरेंट रहा हूं राजनीति में। दूसरा, ये तो हो गए दो बिंदु। तीसरी बिंदु, अगर आपका ये निर्णय दिखाते हैं आप, उसके बाद क्यूमुलेटिवली और कंजॉइंटली जो विधायिका पार्टी है, उसको इस विलय के लिए राजनीतिक पार्टी के साथ साथ 2/3 सहमति होनी पड़ेगी। यह है प्रावधान। प्रावधान ये था कि भाई सिर्फ विधायिका पार्टी नहीं कर सकती निर्णय, पहले राजनीतिक पार्टी को करना पड़ेगा, क्योंकि विधायिका पार्टी तो उस राजनीतिक पार्टी का एक सबसेट है, एक छोटा सा अंश है। 3 बिंदु हो गए। चौथा बिंदु, अगर इसमें कोई डाउट है टेक्स्ट में, जो क्लॉज 4 में लिखा है, पैराग्राफ 4 आप पढ़ लीजिए, तो आपको सिर्फ सुभाष देसाई नामक केस, जो 2022 का केस है, उठा के पढ़ना है। माननीय धनंजय चंद्रचूड़ साहब जो न्यायाधीश हैं उसमें, उन्होंने 3 पन्नों में लिखा है ये। और मैं इसका एक सरल अनुवाद कर रहा हूं, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मैं अपने मेमोरी से बोल रहा हूं। द कॉन्सेप्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एंड लेजिस्लेचर पार्टी कैनॉट बी कॉन्फ्लेटेड। द टू आर डिफरेंट. The two are intended to be different. The draftsman who created the fourth schedule intended that one political party must decide to merge with the other, and additionally and cumulatively the legislature party of that political party must approve by 2/3. तो इस प्रावधान को आप अपने माथे पे खड़ा कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। आप सब जगह सुन रहे हैं, जिस दिन आप में हुआ एपी में, तो सब खत्म, कंप्लीट। 7 चले गए, बाकी 10 हैं, 70% है। अरे भाई, वो तो प्रावधान तो पढ़े आप। और पूरा पर्पस ये था उस वक्त कि स्प्लिट को हटा रहे हैं हम बल्कि ये कह रहे हैं कि कोई भी स्प्लिट कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा आप डिफेक्शन में। दल बदल यानी आप डिस्क्वालीफाई होंगे। सिर्फ वो एक रहेगा अपवाद कि आपकी राजनीतिक पार्टी एक किसी पार्टी में जा रही है, तो क्यों आपको हम दंडित करें? अब राजनीतिक पार्टी ने, मुख्य चीज राजनीतिक पार्टी है, विधायिका पार्टी नहीं है। अब मुख्यली समझ लीजिए, टीएमसी ने, एक बार इस केस को भूल जाइए, ममता दीदी ने निर्णय किया कि वो विलय करेंगी एनसीपीआई के साथ। तो भी संभव है कि उनके निर्णय के बावजूद 50% उनके जो एमएलए उसका विरोध करें। तो जो 50% उनका समर्थन करते हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर 70% ने उसका अनुमोदित किया, तो वो अनुमोदित करना होता है उस विधायिका पार्टी को, उसके बाद जबकि राजनीतिक पार्टी ने विलय की निर्णय कर लिया है। तो समझ ही रहा है इस बात को। और ये निर्णय उच्चतम न्यायालय ने बड़े स्पष्ट शब्दों में 3 पन्नों में पेज 82 से 84 के बीच में लिखा हुआ है उस निर्णय में। तो इसलिए कानून में मुझे कोई, अब आखिरी मुद्दा कानून का, मैं अभी राजनीतिक और नैतिक पे नहीं आया हूं। कानून का आखिरी मुद्दा, मेरी बात को एक प्रकार से समर्थित या प्रमाणित करते हुए इस बार पहली बार, एपी में नहीं हुआ, महाराष्ट्र में पहले नहीं हुआ, कर्नाटक में नहीं हुआ, इस बार पहली बार टीएमसी में, वो भी टीएमसी में सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे नहीं, एमएलए के लेवल पे नहीं, ये प्रयत्न किया गया कि राजनीतिक पार्टी का विलय हो। आपने देखा? यानी मैं जो कह रहा हूं सही है। अब प्रश्न उठता है कि ये राजनीतिक पार्टी का जो एक्सेप्शन दिया गया है पैरा 4 में, वो कोई एक आडंबर वाला एक्सेप्शन नहीं है, एक दिखावटी एक्सेप्शन नहीं है।
एक फॉर्मल एक्सेप्शन नहीं है। ये नहीं है एक्सेप्शन कि आप किसी पार्टी को, जो रोड में मरी हुई पार्टी पड़ी हुई किसी कागज में लिखी हुई, उसको उठा के बोलेंगे मैं विलय कर रहा हूं उसके साथ। निर्णय कहाँ हुआ भैया? टीएमसी, जो ममता बनर्जी की टीएमसी है, उसने बैठ के निर्णय कहाँ किया? उस निर्णय के लिए उस पार्टी, यानी जो ओरिजिनल टीएमसी थी, उसका एक जनरल बॉडी बुलाना पड़ता है। उस जनरल बॉडी को बैठ के उसके जो होते हैं ऑफिस बेरर निर्णय करते हैं कि हम विलय कर रहे हैं किसी और पार्टी के साथ। वो मीटिंग कहाँ है? हुई नहीं कभी। आप ये नहीं कर सकते कि ऑफ द शेल्फ किसी दुकान में जाके किसी मरी हुई पार्टी को उठा के खरीद लें और बोले मैं उसका विलय कर रहा हूं और मैंने पैराग्राफ 4 को कंप्लाई कर दिया है। तो ये है सच्चाई कानून की, इसलिए ये बिल्कुल गलत है। अब ये अलग बात है, अब इसलिए तो हुई एक बात, लेकिन कानून में देखिए, ये मैंने आपको जो बताया, कानून बताया जो मेरी समझ में मेरे हिसाब से सही कानून है, सिद्धांत बताया, एक सोच बताई, लेकिन हमारे देश में जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है स्मेल द कॉफी आवश्यक है। सच्चाई जो है जमीनी, वो और मेरे कानून के लेक्चर दो अलग अलग चीजें हैं। जमीनी सच्चाई क्या है? ये जो मैंने अभी आपको लेक्चर दिया 5 मिनट के लिए, मैं जाके इसके ऊपर एक कंप्लेंट करूंगा कि माननीय स्पीकर महोदय आपने गलत निर्णय लिया है, यही होगा ना? क्योंकि पहले तो स्पीकर के पास जाएंगे, स्पीकर उनको मान लेगा। क्यों मानेंगे? क्योंकि माननीय स्पीकर किसी पार्टी से आते हैं। हमारे पूरे 10वें शेड्यूल का जो मूल त्रुटि है, वो आधार की त्रुटि है। आधार है कि सब चीजों के निर्णयात्मक व्यक्ति हैं स्पीकर, जो एक राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जिनके जो अम्बिलिकल कॉर्ड कह सकते हैं राजनीतिक पार्टी के साथ कभी खत्म ही नहीं हो सकते। तो वो पार्टी पर जाएंगे, वो मान लेंगे। फिर मैं जाऊंगा उनके पास कि गलत है, इसको आप निरस्त करिए, वो नहीं मानेंगे। उसके बाद मैं कोर्ट जाऊंगा, कोर्ट में 3-4 साल लगेंगे ये स्थापित करने के लिए वो सही है कि नहीं है। मैं जीत भी जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं जीतूंगा तब तक सब कुछ खेल खत्म हो गया होगा। ये सच्चाई है हमारे देश में। इसलिए मैंने प्रस्तावित किया कानून के स्तर पे कि आपको 10वां शेड्यूल 2 सेकंड में निरस्त कर देना चाहिए, रिपील कर देना चाहिए। 10वां शेड्यूल 4 लाइन का, अगर आप चाहते हैं प्रभावशाली हो, अगर आप चाहते हैं नैतिकता हो, आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक स्थिरता हो देश में, तो 4 लाइन का मैं ड्राफ्ट कर सकता हूँ आपके लिए, आपके प्रोग्राम पे 3 सेकंड में। हाँ, हो जाए सर। जो व्यक्ति ए पार्टी से बी पार्टी ज्वाइन करता है, या जो व्यक्ति ए पार्टी के विरुद्ध काम करता है परोक्ष रूप से या सीधे रूप से, वो उसको इस्तीफा देना अनिवार्य है और उसको वापस पुनः चुनाव लड़ना होगा, बस। नहीं तो ये जो आप आडंबर कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं 10वें शेड्यूल का, ये बिल्कुल मजाकिया है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। और ये कानूनी स्थिति है, हम नैतिक और राजनीतिक में अलग से आएंगे। बिल्कुल। एक चीज डॉक्टर सिंघवी अभी जो आपने बोला, और बहुत विस्तार से, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से अब लोगों को समझ में आ गया होगा कि कानून क्या कहता है। अब यहां पर देखिए एम्बिग्विटी कहां आती है डॉक्टर सिंघवी? वो आती है कि इस चीज को लेकर के फैसला कौन लेगा? फैसला या तो लोकसभा के स्पीकर लेंगे, विधानसभा में हो रहा है तो विधानसभा के स्पीकर लेंगे, राज्यसभा में हो रहा है तो राज्यसभा के चेयरमैन लेंगे। और वो आपने बता दिया वो किसी एक पार्टी की तरफ से होते हैं, तो वो जाहिर सी बात है ही विल लीन टुवर्ड्स दैट पार्टी। अब ऐसे में आपको लगता है कि ये सारे फैसले, जानते हुए कि कानून क्या है, पॉलिटिकल गेन के लिए गलत फैसले ले लिए जाते हैं कि जाओ लड़ते रहो, तब तक तो अभी हम ये फैसला ले रहे हैं। 100%। एक जमाना था जो आपके दर्शक नहीं जानते हो शायद, जब शायद इंग्लैंड में ये पूर्व निश्चित किया जाता था चुनाव के पहले कि संकेत उपाध्याय चुनाव के बाद स्पीकर बनेंगे, और संकेत उपाध्याय उसके बाद एक एक्स कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़े किए जाते थे निर्विरोध। कोई पार्टी उनके सामने किसी को नहीं खड़ा करता था, और वो जीत के आते थे और वो स्पीकर हो जाते थे, पूर्व निर्वाचित। वो स्पीकर इसलिए किया जाए, वो निष्पक्ष वास्तव में, स्वतंत्र वास्तव में, सशक्त वास्तव में होता था। वो प्रैक्टिस खत्म हो गई है। जब तक संकेत उपाध्याय कौन है, वो भी लड़ते हैं चुनाव आगरा से, मैं भी लड़ता हूं, मैं उनके विरुद्ध खड़ा होता हूं, 3 पार्टी और खड़ी होती हैं। उस वक्त कोई जानता नहीं कि संकेत उपाध्याय बनने वाले हैं स्पीकर। वो आते हैं 500 एमपी में से एक एमपी बन के। उसके बाद उनकी पार्टी जो है नामांकन करती है उनका, तो वो पार्टी के विरुद्ध कभी गए हैं? कोई स्पीकर गया आज तक? कोई जा सकता है? भारतीय संदर्भ में क्या ये मजाक नहीं है सोचना कि वो स्वतंत्र रूप से, निष्पक्ष रूप से, आदर्शवाद रूप से देगा?
तो इसीलिए मैंने कहा कि जब तक ये मूल त्रुटि, आधारभूत त्रुटि जो है 10वें शेड्यूल की, वो नहीं हटाई जाएगी, 10वां शेड्यूल मजाक है। इसलिए 4 लाइन वाला संशोधन मैंने आपको प्रस्तावित किया, मैं कई सालों से कह रहा हूं, लेकिन वो कोई करेगा नहीं क्योंकि वो किसी को सूट नहीं करता है। यही है असली चीज, और यहीं पर मोरालिटी वाला पॉइंट आता है डॉक्टर सिंघवी की। ये एक ऐसा हथियार है जो हर राजनीतिक दल, और ये आरोप जैसे कि आपने सही कहा कांग्रेस पर भी लगे हैं, ये आरोप हर उस दल पर लगे हैं जो केंद्र में या फिर अलग अलग जगह सत्ता में रहा है, कि एक चाबी या चाबुक रहे जिससे आप हाँक सकें या चीजें घुमा सकें। अब ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लीगल बात तो हो गई, मॉरली देखिए, ये डिफेक्शन कानून इस देश में पहले 2/3 नहीं था, कम था, या पहले तो था ही नहीं, लेकिन वक्त वक्त पर इसको लाया इसलिए गया क्योंकि हमको कानून निर्माताओं को ये महसूस हुआ डॉक्टर सिंघवी की ये एक गड़बड़ हो रही है। अब आपको देखिए, लगता है कि वो नैतिकता को, वक्त आ गया है कि इसको पूरी तरीके से खत्म किया जाए। नैतिकता के लिए वापस जिस कारण से आप लाए थे उसी कारण से इसको निरस्त करना और उसके जगह 4 लाइन वाला मेरा संशोधन डालना आवश्यक है, नैतिकता पे। 1984-85 में जब माननीय राजीव गांधी जी इसको लाए थे, तो इसका एक ही मूल था, क्योंकि बहुत बढ़ गया था उस समय के संदर्भ में। आज के संदर्भ में तो लोग मजाक करेंगे कि बहुत बढ़ने का क्या कहते हैं, डिग्री जो आज है उससे 50 गुना ज्यादा है, लेकिन उस समय माना जाता था कि काफी बढ़ गई है ये बात। तो 84-85 में लाए थे नैतिकता के आधार पर। नैतिकता का मतलब क्या हुआ? नैतिकता में भी बड़ा एक रोचक प्रसंग है। आप बंगाल लीजिए, टीएमसी वाला एपिसोड लीजिए, उसमें भी 3 लेवल हैं जो लोग नहीं समझ रहे हैं। एक नैतिकता का लेवल है माननीय सुवेंदु अधिकारी साहब, मुख्यमंत्री। उन्होंने, मैं समझता हूं, नैतिकता दिखाई है। उन्होंने पार्टी छोड़ी, पद छोड़ा, अपना चुनावित पद छोड़ा, 5 साल जूझे, लड़े कई चुनाव, हारे और फिर जीत के मुख्यमंत्री बने। तो वो भी डिफेक्टर हैं, लेकिन उनमें कोई आपत्ति नहीं मानता मैं समर्थन करता हूं ऐसे व्यक्ति का, जहां तक नैतिकता का सवाल है। टेक्निकली देखें तो वो भी डिफेक्टर ही है ना एक तरह से, छोड़ के गए, लेकिन वो डिफेक्टर नहीं कहे जाएंगे, उसमें नैतिकता उन्होंने वापस। एक दूसरी कैटेगरी है, बहुत कम लोगों की है, छोटी सी, उसमें भी कुछ हद तक नैतिकता यद्यपि शुभेंदु अधिकारी लेवल की नहीं है। वो क्या है? 2-4 लोग हैं, माननीय सुष्मिता जी हैं, माननीय सुखेंदु शेखर राय जी हैं, 1-2 नाम और हैं, बहुत कम नाम हैं, जिन्होंने अपना पद त्याग किया। देखिए, मैं हमेशा जिंदगी भर आपसे जुड़ा रहूंगा, मेरी कसम नहीं है, मैं छोड़ सकता हूं आपको। छोड़ने का कंडीशन एक है कि आपको छोड़कर मैं त्याग करूं उस पद को जो मैंने आपके जरिए लिया है। तो उन्होंने त्याग तो किया ना, एक ने राज्यसभा सीट छोड़ी, दोनों ने राज्यसभा सीट छोड़ी, 2 नाम लिए मैंने, इत्यादि इत्यादि, या कोई असेंबली में हो, असेंबली डॉक्टर सीट सिंघवी, छोड़े इससे पहले आपको और याद वापस होगा चुना। एक और एक तीसरा एक दिनेश कैटेगरी है, त्रिवेदी जी भी थे, हाँ, दिनेश उन्होंने भी त्रिवेदी यही थे, किया। कई कई लोग हैं, ऐसा नहीं, इस बार भी हैं कई लोग। अब तीसरी कैटेगरी तो सबसे, जो आप नैतिकता कह रहे हो, तो नंगा एक खेल है, पद के लिए, सत्ता के लिए, लालच के लिए, लोलुपता के लिए, साम दाम दंड भेद के परिणामों के लिए। वो तीसरे लोग हैं जो अपना पद भी रखेंगे। चुनावित भी मैं हूं संकेत के संबल पे, चुनावित मैं हुआ हूं संकेत की पार्टी के कारण, मंत्री में रहा हूं संकेत की वजह से, राज्यसभा में मैं हूं संकेत की वजह से, और असेंबली में हूं आपकी वजह से। मैं वहीं रहूंगा, मैं नेता प्रतिपक्ष भी बनूंगा, मैं घर भी लूंगा, बंगला भी लूंगा, गाड़ी भी लूंगा, घोड़ा भी लूंगा। तो ये नैतिकता क्या सबसे आपको न्यूनतम नॉन एग्जिस्टेंट नैतिकता दिखती है, ये 3 कैटेगरीज में। तो इसलिए इन लोगों के लिए वो 2 लाइन वाला मेरा संशोधन ही चल सकता है। कोई स्पीकर के पास जाना बेकार, निरर्थ है, और उसमें कभी कोई परिणाम आने वाला नहीं। ये आपने सही बोला, और अगर ऐसा हो जाता है तो अब मुझे मालूम नहीं है कि नेता नगरी, तो आप जानते हैं डॉक्टर सिंघवी मुझसे ज्यादा, वो कोई और पेंच निकालने की कोशिश करेंगे, कानूनी दांव पेच कि ये इसको ऐसे, ये भी देखिए, मुमकिन है ना। जब ये हो नहीं, देखिए, जब मेरा जो मॉडल है, आप जब ये कहते हो कि आपने सीधे अपरोक्ष रूप से विरोध किया मेरी पार्टी का, तो आपको अपना इस्तीफा देना पड़ेगा और वापस चुनाव लड़ना पड़ेगा। इस पे क्या कितना कौन कौन घुमा सकता है? या तो आप साथ रहो, या छोड़ के, आपको कोई मना ही नहीं कि छोड़ने, अब वापस दम रखो कि आप वापस लड़ सकते हो चुनाव और किसी और सिंबल पे जीत के आओ।
तो इसलिए वो कम से कम देखिए कुछ ना कुछ तो होता रहेगा, लेकिन जो आज की स्थिति है उससे डिग्री बहुत बेहतर बढ़ जाएगी। क्योंकि आज की स्थिति में मैंने जैसा आपने कहा और पार्टियों ने किया है, लेकिन जो डिग्री है, जो 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 आंकड़े हैं, जो व्यापकता है, दाम की भी और दंड की भी, वो कभी 80 साल में पहले नहीं हुई, नहीं देखी। ये नंगा नाच हो रहा है। बिल्कुल, मुझे याद है डॉक्टर सिंघवी, आप मीनाक्षी नटराजन जी के मामले में इलेक्शन कमीशन भी गए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया, और वहां पर भी आपका ये कहना था कि राज्यसभा में भी इस तरीके से, और हमने सिर्फ मीनाक्षी नटराजन नहीं, राज्यसभा का चुनाव आमतौर पर बड़ा बोरिंग चुनाव माना जाता है कि भाई इतना संख्या बल, इतना ये, इट्स नॉट एज एक्साइटिंग एज लोकसभा और विधानसभा। लेकिन उसमें भी एक अपना कैंडिडेट डाल के, विधायकों को तोड़ के, उनको कन्विंस करके, सब जगह हो रहा है, आपको अभी लगता है? झारखंड में हो रहा है, झारखंड में हो रहा हाँ, है। ये बताइए आप, जब आपके 24 सीट हैं, राज्यसभा तो अरिथमेटिक है, जो बच्चा भी कैलकुलेट कर, 2 + 2 4 ही हो सकता है, 6 तो हो नहीं सकता। जीतने को चाहिए 28। मैं झारखंड का उदाहरण दे रहा हूं, हैं 24, तो 4 या तो आसमान से आएंगी या भगवान देगा, या 3 दिन में 4 लोगों का हृदय परिवर्तन होगा, वो भी एक मैजिक होगा। तो अब आप इसी मध्य प्रदेश में आपने खड़ा क्यों किया? अब देखिए आप, एक तो आपने खड़ा किया तीसरे आदमी को, तीसरे आदमी का आम रूप पे अरिथमेटिक पे नहीं मिल सकता है। अब सबसे, बल्कि मध्य प्रदेश जो सबसे गंदा एक उदाहरण है, चुनाव आयोग का जो आरोप है, उसके सामने ये प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ गया कि कानून कहता है, 33A एक प्रावधान है कि चार्जेस फ्रेम होने चाहिए। नंबर 2, मीनाक्षी नटराजन के केस में जो केस उन्होंने नहीं खुलासा किया, उसमें कॉग्निजेंस भी नहीं ली गई है। कॉग्निजेंस का नाम होता है हिंदी में संज्ञान। संज्ञान के पहले कोई केस पैदा नहीं होता। जब तक मैं मजिस्ट्रेट की हैसियत से आपका संज्ञान नहीं लूंगा, तो आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं लॉ में, कानून में। तो उसका क्या खुलासा करती वो? अब उन्होंने 4 लाइन के ऑर्डर से उनको निरस्त कर दिया। ये भद्दी भर्सना योग्य मजाक है गणतंत्र से। ऐसे आरोप को सैक करना चाहिए। नंबर 2, चुनाव आयोग ने जो दिखाया, बिल्कुल गैर जिम्मेवारी, मैं समझता हूं शोभा नहीं देता वो एक संवैधानिक संस्था कहलाने की। ये हुआ 8 तारीख को, सॉरी ये 9 तारीख को ऑर्डर हुआ आरोप का, ये सॉरी 8 को हुआ ऑर्डर शाम को। 9 तारीख को हम पहुंच गए चुनाव आयोग में, 1 घंटा सुना, एक शब्द नहीं बोले, मैंने ही बहस की थी। और हमने कहा कि आप इसको रिवर्स कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में आरोप के निर्णय को साफ लिखा है। 9, 10, 11, 11 को विड्रॉल है, 12 को चुनाव, 9, 10, 11 तक चुनाव आयोग को निर्णय नहीं देता है। हम कचहरी जाते हैं, और जिस रात को हम कचहरी जाते हैं उस रात को डिक्लेयर कर देते हैं अनअपोज इलेक्ट हो गए 3 लोग। लोग समझते हैं कि कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया, उसका मतलब है कि चुनाव आयोग सही है। बिल्कुल नहीं, कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती है दूसरे ग्राउंड पे, वो नहीं करती है इस ग्राउंड पे कि अब चुनाव हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब आप चुनाव आयोग, चुनाव याचिका में जाइए। उच्चतम न्यायालय ने मेरिट्स के बारे में कुछ नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आप चुनाव जा सकते हैं आज, लेकिन हमारा अधिकार क्षेत्र खत्म हो गया है। तो इस तरह से आप कर क्या रहे हैं? इसमें मूल बात है, आप गणतंत्र को नगण्य कर रहे हैं, आप गणतंत्र को नकार रहे हैं। आप पहले देखिए, टैंडम में कोऑर्डिनेशन देखिए, आरओ और पार्टी जो सत्तारूढ़ है उसके बीच में तीसरा आदमी खड़ा क्यों किया आपने? मीनाक्षी नटराजन वोट तो पूरे थे, बात सिर्फ थी कि खड़े होकर हार सकती थी वो, कोई आपत्ति नहीं, खड़े नहीं होने देना उनको। तीसरा आदमी खड़ा कर दिया, साथ साथ आरओ ने उनको निरस्त कर दिया, और साथ साथ चुनाव आयोग महोदय और महाशय निर्णय नहीं देते, आज तक निर्णय नहीं दिया। अरे भाई, मेरा मेरा रिजेक्ट कर दो, आपने रिजेक्ट भी नहीं किया। वो निर्णय होता है ऐसा निर्णय कि इस निर्णय द्वारा हम कोई निर्णय नहीं देंगे, और ये निर्णय जो होता है उससे अपने आप डिफॉल्ट मोड में चुनाव खत्म हो जाता है। अभी तो हमारे हक है, हम करो ना फाइल आप। अब लोग कहने को कहेंगे कानून में चुनाव, आप चुनाव याचिका कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। चुनाव याचिका अगर आप बहुत ज्यादा लकी हैं तो 3 साल में निर्णय हो जाएगा, और अगर आम चुनाव याचिका देखेंगे तो 6 साल में हो, तब तक मीनाक्षी नटराजन की टर्म खत्म हो जाएगी।
तो ये सच्चाई है भारत की। प्रोसेस इज द पनिशमेंट, प्रक्रिया है दंड। दंड आपको अलग से देने की जरूरत नहीं है, प्रक्रिया ही दंड है अपने आप में। बिल्कुल। और अब डॉक्टर सिंघवी, आखिरी हमने लीगल डिस्कस किया, मॉरल डिस्कस किया, अब राजनीति पे आते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, और बहुत ही प्रत्यक्ष रूप से एक चीज जो समझ में आती है कि एक अभी अप्रैल में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो डिलिमिटेशन बिल, जिसको महिला आरक्षण बिल बोल करके प्रस्तुत किया था, वो लाया, और लेकिन एक समूचे विपक्ष ने उसको लोकसभा में पास नहीं होने दिया। उसमें 352 सीटें चाहिए थी सरकार को, 298 पर वो सिमट करके रह गए। लेकिन अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूं कि एनडीए की संख्या बढ़ रही है। तो आपको लगता है ये हृदय परिवर्तन, ये विपक्ष के सांसद की लूट, इस सब के पीछे एकदम कोरा मकसद राजनीति है कि अब की अगर हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाए तो फिर वो समूचे विपक्ष से गिरने ना नहीं, पाए? देखिए, राजनीति तो निश्चित रूप से है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अधिकतर 90% कानून संवैधानिक संशोधन नहीं होते हैं, उनमें तो बहुमति चाहिए। और जहां आपको संविधान संशोधन करना है, वहां पर आपको इस पे रिलाय करना होगा कि हम कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से विरोध कर रहे हैं। ये मान लीजिए कि विधायिका जो लाए हैं संशोधन, संविधान संशोधन महिला आरक्षण वाला, वो बहुत अच्छी चीज है, और हमने मूर्खता से बहुत अच्छी चीज को विरोध किया। तो उसका हल क्या है? उसका हल है हमारी भर्त्सना करना जनता में, और जनता जनार्दन अगली बार हमें दंडित करेगी कि इतने अच्छे कानून को आपने विरोध किया। उसका हल ये है कि मैं, जिसको आप कहते हैं सलामी स्लाइसिंग करके, 10 लोगों को ले लेके अपना 52 लोगों का जो घटत है उसको पूर्ण करूंगा। ये गणतंत्र में सिखाया गया आपको कि आपके पास 52 कम थे इस बार, तो अगली बार बच्चे आ जाना, हम करेंगे वापस पारित उस कानून को, हम 10 लेके आपके 4 लोगों को ले लेंगे। तो ये तो फिर ये किस प्रकार की सोच है? आप इस पे रिलाय करिए कि हमने गलत विरोध किया, हमारी भर्त्सना जनता करेगी, हमें हराएगी जनता, हमें दोषी ठहराएगी जनता। उसका हल ये नहीं कि आप जाके नगण्य कर दें गणतंत्र को और लोगों को लूट मार मचा के खरीदना शुरू कर दें। डॉक्टर सिंघवी, ये रुकेगा कहां फिर? क्योंकि भाई आपने लीगली मुझे आप ये बताया कि वो केस लंबा चलेगा, इधर लॉ बहुत क्लियर है, उसके बावजूद ये सारी चीजें हो रही हैं, और मकसद क्या है उसके पीछे, संख्या बल बढ़ाना, वो भी आपकी बात से एस्टेब्लिश हो गया। तो फिर जनता की अदालत हर इवेंचुअली। चीज रुकती है। कभी भी पाप का घड़ा बढ़ता नहीं रहता है, कभी ओवरफ्लो हो जाता है। और कहीं ना कहीं दंडित की कोई चीज चिरायु नहीं होती, न ये सत्तारूढ़ पार्टी चिरायु है, न सरकार चिरायु है, वो बदलेगी। लेकिन ये कोई सही आंसर थोड़ी है, ये गणतंत्र चलाने का सही तरीका थोड़ी है कि हम जितने गलतियां कर सके 5 साल तक करेंगे, बाद में आप देख लीजिएगा। ये बदलेगा दो ही चीजों से, या तो अगले चुनाव में बदलेगा, और या कहीं ना कहीं इस सोच का आत्मबोध होगा, जो बिल्कुल आत्मबोध नहीं है, और जिसकी मुझे थोड़ी भी अ, संभावना तक नहीं लगती। लेकिन क्या पता, जादू होते रहते हैं। डॉक्टर सिंघवी, जाते जाते बस आपसे मैं, ताकि दर्शकों को भी समझ में आ जाए, एक तो आपने लीगल बात बताई, इसमें आपने एक जो समाधान दिया है वो ये है कि शेड्यूल 10 जो इस चीज को गवर्न करता है कि किस तरीके से एंटी डिफेक्शन कानून लगे, उसमें आप कोई प्रावधान रखिए ही मत। सीधी बात है कि अगर आपका हृदय परिवर्तन हो रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए उस पद से जिस पर आप हैं, और दोबारा जनता के पास जाइए, जीत के आइए, और फिर आपको जो करना है वो करिए। ये आपका एक समाधान है जिससे ये सारी चीजें रोकी जा सकती हैं। ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी विल कंटिन्यू। अगर आप मेरा संक्षेप में कहना चाहें तो बिंदु नंबर 1 ये है जो आपने बोला। बिंदु नंबर 2 है कि ये मर्जर का जो समझ है, सोच है, इंटरप्रिटेशन है, ये बिल्कुल गलत है। कोई मर्जर ओरिजिनल शुरुआत वाली राजनीतिक पार्टी का किसी पार्टी से नहीं हुआ है। सिर्फ 2/3 लोगों को जाकर किसी पार्टी को ज्वाइन करना मर्जर नहीं होता है। तीसरा बिंदु है कि नैतिकता के अलग अलग कैटेगरी होती है, और ज्यादातर 90% लोग नैतिकता के सबसे न्यूनतम कैटेगरी में आते हैं, जिसमें कोई नैतिकता है ही नहीं। चौथा है कि ये व्यापक जो मुद्दा है वो है गणतंत्र लोकतंत्र को नगण्य करना, समतल जमीन को समतल से हटा देना,
और मूल ढांचे पे आघात करना। और पांचवा और अंतिम ये है मुद्दा कि इसकी बदलाव, इसकी सोच, कभी कभी जो लोग शासक है उनको बैठ के सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं वो गणतंत्र के लिए। वो अपने निकट भविष्य के कुछ सस्ते उद्देश्यों के कारण उस दूरगामी चीज को भूल रहे हैं। ये है 5 बिंदु। इसमें मैं आपसे जाते जाते एक छठा प्रश्न और पूछना चाहता हूं। आपने इशारों इशारों में ही सही, नहीं स्पष्ट रूप से, इशारे भी नहीं, बहुत स्पष्ट रूप से लीगल जो सॉल्यूशंस जो एक लोकतंत्र में चाहिए होता है उसकी भी आलोचना ही मैं देखूंगा कि केस होता रहेगा 3 साल में, 6 साल में। तो आपको लगता है ये स्पीडी ट्रायल भी बहुत जरूरी है और निर्णय बहुत जरूरी है अगर आपको कोई चीज ढंग से चलानी है, क्योंकि 6 देखिए, वो साल तो बहुत मैंने लंबा कहा, हो जाएगा। वो छठा जो पॉइंट आप सही कह रहे हैं, मैंने कहा, पहले ही कहा मैंने कि कार्रवाई जो है, जो प्रोसेस इज द पनिशमेंट, कार्रवाई ही दंड है। भारत में कार्रवाई दंड है। अब इसके ऊपर लेक्चर देना कि जल्दी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, ये तो अब जब होगा तब होगा। जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा था कि इन द लॉन्ग रन वी आर ऑल डेड। तो वो कब देखा है हमने वो? तो इसलिए ये प्रोसेस इज द पनिशमेंट के आधार पर ही लोग करते हैं। लोग जानते हैं कानून को और वो जानते हैं कि अंततोगत्वा कानून सही रूप से सही आ जाता है, कानून की मार सही होती है, लेकिन वो शुरुआत से सही होने तक का जो प्रोसेस है वही दंड होता है, और वो दंड पर्याप्त दंड से ज्यादा दंड होता है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी। बहुत ही विस्तार में 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स, नॉट जस्ट लीगल, मॉरल और पॉलिटिकल में ये जो सारी चीजें हो रही हैं उसको आपने समझाया। दर्शकों को शायद ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। डॉक्टर सिंघवी, वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।